दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज आपके लिए पुनः लेकर के आ गया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी। निरंतर हम ये वीडियो ला रहे हैं। बहुत से वीडियो पहले आ चुके हैं, आगे भी आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल के माध्यम से हम पूरी तैयारी आपको हिंदी की करा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते हैं। कमेंट में आप भी हमारे बताने पहले उत्तर बताते जाएं। तो आपको बता दें कि ता 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 एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर डी ठीक हो जाएगा। आगे, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट में आप उत्तर बताएं। तो 52 के तोले पाव रत्ती मतलब बिल्कुल ठीक हिसाब होना। ठीक है, तो इसका यही पर ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये कई बार आपने सुना होगा, तो आपको बता दें। शेर के कान कतर लेते मतलब बहुत चालाक होना। शेर के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरीला का विलोम क्या होगा? सुरीला मतलब जिसका स्वर अच्छा हो, तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? बेसुरा। सीधा सीधा अपन को लगाना है। सुरीला का विलोम क्या हो जाएगा? बेसुरा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो आपको बता दें कि जो पूर्वी हिंदी की बोली इन चार में से है वह क्या है? बघेली। वह क्या है? बघेली। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके लिए हमने ट्रिक आपको बताई है। अब छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा। आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी। मेवाड़ी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऐसे बताए थे ना। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन किस बोली के अंतर्गत आती है। बाकी हम तो आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, इसके माध्यम से आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? पहाड़ी भाषा, तो आपको बता दें कि गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, पश्चिमी पहाड़ी भी है। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। हम आपको कम समय दे रहे हैं उत्तर बताने के लिए, इसलिए आप कमेंट खोल करके रखें और जैसे ही हम प्रश्न बोलें आप तुरंत खटाक से उत्तर बता दें। दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी आपको बता दें कि शेखर जोशी की रचना है। क्या? दाज्यू कहानी शेखर जोशी की। जूही की कली, बहुत वेरी वेरी IMP, किस कवि की प्रथम रचना है? जूही की कली किस कवि है? पहली रचना है उन कवि की। वो कौन से कवि हैं? तो आपको बता दें, निराला। निराला जी का फुल नाम क्या है? कई बार पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी पहली रचना क्या है? जूही की कली, याद रखिएगा। जूही की कली से निराला जी ने शुरुआत की थी। अब जो जूही की कली होगी वो तो निराली तो होगी। ठीक है, तो निराला जी की पहली रचना है। अगला है, ऋणजल धनजल किसका रिपोर्ट ताज है? तो आपको बता दें, ऋणजल धनजल, क्योंकि कवि और रचनाएं पूछे जाते हैं हिंदी के, तो वो हमें याद रखना है। तो आपको बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है ऋणजल धनजल। ठीक है, हमने ये ट्रिक में बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि कई सारे वीडियो आ चुके हैं कि रेणु का अर्थ आप लगा लें एक प्रकार से रेत, तो रेत में ऋणजल करेंगे और धनजल डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी आप लगा सकते हैं। आगे, कौन सी रचना रेणु जी की नहीं है? रेणु मतलब फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं है? तो मेला आंचल तो पहले ही बता चुके, पिछले वीडियो में आया था, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। परती परिकथा भी है और पलटू बाबू रोड भी है। हाँ, देहाती दुनिया नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया। बाकी तीन फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं हैं। अब देखें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि कौन किसकी रचना है, इसको आपको सुमेलित करना है।
ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है एक प्रकार से आप समझ लें तो पहला दिया है निर्मल वर्मा की अंतिम अरण्य। तो पहले ही हमें तो ठीक लग रहा है क्योंकि अंतिम अरण्य किन की रचना है, निर्मल वर्मा की, बाकी ठीक नहीं है। आगे कौन सही सुमेलित नहीं है, अब सुमेलित कौन सा सही नहीं है वो बतलाना है। तो प्रेमचंद जी की सदगति ये तो सही है, रेणु जी की रसप्रिया ये भी सही है, अमरकांत की जिंदगी और जोंक फेमस रचना है ये भी सही है। हाँ, मोहन राकेश की काटी का घटवार ये गलत हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है, डी उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सा शब्द के उच्चारण में जिह्वा किस अंग का स्पर्श करती है। हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 प्रकार के सा हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये जो सा है वह कहलाता है मूर्धन्य सकार, ठीक है, और ये जो सा है वह कहता है तालब्य सकार, और ये जो सा है वह कहलाता है दंत सकार। तो यहाँ पर सा के उच्चारण में जिह्वा कहाँ मूर्धा से टकराती, स्पर्श करती, इसलिए इसको मूर्धन्य सकार बोलते हैं। शक्कर वाले सा को, षटकोण वाले को तालब्य और सागर वाले सा को दंत सकार बोलते हैं। तीनों याद रखिएगा। वा का उच्चारण स्थान है, आपको बता दें कि बा अलग है, वा अलग है। यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो वा का है कंठोष्ठ, ठीक है। संस्कृत में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ बताया बकारस कंठोष्टम, मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, ठीक है, क्योंकि कंठ से निकलती है, ओंठ दोनों इसमें मिल जाते हैं। आप देखना वा बोलेंगे तो ओंठ भी मिलेंगे और कंठ से आवाज निकल रही, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। आपने संस्कृत भाषा यदि आप पढ़ना चाहते हो तो भी हमारे चैनल टॉप वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वयोवृद्ध में आपको सबसे पहले तो बता दें कि विसर्ग संधि होगी। अब विसर्ग संधि हमने इतना बता दिया तो आप आसानी से लगा लेंगे कि वयः प्लस वृद्ध, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा, वयोवृद्ध, क्योंकि विसर्ग संधि में प्लस की इस तरफ क्या होता है, विसर्ग होता है। आगे देखें संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम धन कल्प, एक हमने पहले जो पिछले वीडियो में प्रत्यय पूछा गया था संकल्प में, इसमें संधि पूछ ली, तो उसी के साथ हमने बता ही दिया था कि सम धन कल्प, तो माँ का अनुस्वार होकर के ऊपर बिंदी में बन जाएगा, तो संकल्प बन जाएगा। किस संधि में बनेगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत बनेगा। बहुत अच्छी ट्रिक से हमने संधि पढ़ाई है, अब जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे एक भी वीडियो ना छूटे। आपको नौकरी बिल्कुल यदि पानी है तो आप चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भोधन अन का सही संधि है, भो का हो जाएगा भव, और ना तो भवन शब्द बन जाएगा। किस संधि का, अयादि संधि का। अयादि संधि की ट्रिक बताई कि 3 शब्द होंगे, कोई मात्रा नहीं होगी, देख लीजिए 3 शब्द है, मात्रा नहीं है, भवन। निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब सबसे पहले तो शुद्ध उच्चारण कर लें, अपन क्या बोलते हैं, शारीरिक। अब देखें शारीरिक कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, तो 3 नंबर ये सही हो जाएगा। दिमाग में बैठा लें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपने देखा होगा पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं यदि पहले कभी हिंदी का पेपर दिया हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप अच्छे से रट लें और शेयर जरूर करना आगे दोस्तों तक, जिससे वो भी इसको पढ़ पाएं। अगला, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब देखें पहले क्या लिखा है, हासिल, ये शुद्ध नहीं लग रही। फिर तत्कालिक, ये भी शुद्ध नहीं है। सार्वजनिक, ये भी नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान, ये अपन को शुद्ध लग रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ठीक है। आगे, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है, ठीक है, इस वाक्य में बहुत क्या है, राम बहुत तेज विद्यार्थी। तो आपको बता दें कि तेज यहाँ पर विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो जैसे राम तेज विद्यार्थी है, तेज क्या हो जाएगा, विशेषण, लेकिन यहाँ पे बहुत और जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि इसने तेज विशेषण की भी विशेषता बतला दी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो शब्द दिए जैसे क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण यहाँ पर तेज है, तो इस प्रकार से होते हैं। आगे देखते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि फिर राशि में ओझल।
हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? जल्दी से पंक्तियां एक बार पढ़ लें, एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर एक क्या दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख के मिलने से जीवन क्या होता है? परिपूर्ण। जैसे फिर गन में हो जल हो शशि, फिर शशि में हो जल हो गन। घन मतलब होता है बादल, तो बादलों में क्या ओझल हो जाता है शशि। जैसे जैसे मतलब उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार आ जाएगा, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। आगे देखें, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। भेद खुलना, भेद खुलना मतलब क्या हो जाता है? जब भेद खुलता है तो भेद खुलना, भेद खुल गया किसी का, तो आपको बता दें भेद खुलना मतलब इसमें एक भंडा फोड़ होना भी सही लग रहा है, कलाई खुलना भी लग रहा है। दो हमें ज़्यादा सही लग रहा है। कई ऐसे उत्तर आते हैं कि दो हो जाते हैं, लेकिन अपन को तो एक चुनना है। तो उसकी अपन कहते हैं ना किसी का भेद खुल गया, मतलब उसका उसके भंडा फोड़ हो गया एक प्रकार से। इसका उत्तर ये सही लगा सकते हैं। अलग अलग आ जाता है कई बार, आप देख लीजिएगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सूर्योदय हुआ है और सड़कों पर चहल पहल थी, कैसा वाक्य? और लग गया बीच में। हमने आपको बताया था कि जहां पर और बीच में लग जाए, दो वाक्य जुड़ जाए, तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। दानवीर में कौन सा समास है? अब दानवीर शब्द की यदि हम व्याख्या करें तो अर्थ निकलेगा दान में वीर। अब मैं क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। मैं किस में आता है? सप्तमी तत्पुरुष में। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष। संबंध होता है ना, सॉरी, संबंध की जगह अपन लगा लें अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में आता ना मैं पेपर, तो दान में वीर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, डी उसका उत्तर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपको उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखे गए हैं क्या? आयोजित। अब आयोजित सही कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है। अब उच्चारण करके देख लिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और क्रम से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कल्पना। ठीक है, एक होता है कल्पना और एक होता है यथार्थ या वास्तविक। अब दो तो आपको सही, तो एक वो असली, ये तो होंगे नहीं। अब दो में से कन्फ्यूजन होगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कल्पना। कल्पना मतलब एक है कल्पना और एक है यथार्थ। ठीक है, तो यथार्थ ज़्यादा इसके लिए ठीक हो रहा है, तो कल्पना का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। अगला है तरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कमेंट में आप जरूर उत्तर लिखते जाएं हमारे बताने से पहले, और वीडियो को लाइक कर दें। तो तरी शब्द का पर्यायवाची आपको बता देंगी। तरी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नौका, नाव। ठीक है, तरी कैसे याद रखेंगे? तरी क्यों है? क्योंकि नाव हमें क्या करती? तारती है, इस पार से उस पार ले जाती है। आगे देखते हैं। आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहे? नहीं है। नहीं तो क्या आंख शब्द का पर्यायवाची? लोग कहते हैं आंख का पर्यायवाची पहले ही दिया है, बिल्कुल चक्षु लगा कर के आगे बढ़ जाते। गलती मत करना पेपर में। यहाँ पूछ रहे नहीं है, तो आंख का चक्षु तो है, लोचन भी है, अक्षी भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्री। धात्री नहीं है, बाकी अक्षी मतलब भी आंख, लोचन मतलब भी, और चक्षु मतलब भी क्या है? आंख है। पर्यायवाची याद करने की ट्रिक हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, चैनल पे देख लें। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सांप का, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, सांप के यदि आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो हरी, हरी भी कहते हैं सांप को, सारंग भी कहते, खग नहीं कहते। खग तो पक्षी को कहते हैं। खग किसको कहते हैं? पक्षी को, याद रखिएगा। तो सांप शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? खग नहीं है। खा मतलब होता है आकाश और गा मतलब होता है गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी होता है, याद रखिएगा। हरी भी है सांप का पर्यायवाची, सारंग भी और भोगी भी है। ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न में कई प्रश्न कवर करने हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा गया, मैंने देखा परीक्षाओं में कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको बतला दें कि रिक्शा जो है वह जापानी भाषा का
शब्द है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी आप तक लेकर के आने हैं। टोटल हमारा लक्ष्य है कि 1000 प्रश्न आपको ऐसे हिंदी व्याकरण के ले आएँ और काव्य शास्त्र की आप इनको पढ़ लें, फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका है? तो ईश्वर के प्रति आस्थावान वह कौन कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? मैंने आपको बताया था का से लेकर के माँ तक, मतलब कचट तक पूरे का खा गा घा हिंगा चाचा जा जा यहाँ, ये सब क्या कहलाते हैं? 25 वर्ण होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा वो वर्ण है जो आता है, तो आपको पता है चा वर्ग में आता है छा, चा छा, तो छा क्या हो जाएगा? स्पर्शी व्यंजन हो जाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपने देखना कि जैसे छा, तो जीभ जो है वह ऊपर तालू से टकरा रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए वह क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। याद रखिएगा। 35वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन वैसे ही उच्चारित होते हैं, लिखे जाते हैं जैसे संस्कृत में थे, उनको तत्सम कहते हैं, और जो बदल जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम आम्र, ठीक है। आम्र क्या है? यहाँ पर तत्सम है। आम के लिए क्या कहते हैं? आम्र। ठीक है। आँख, तो आँख का तत्सम हो जाएगा अक्षी। ठीक है, जो अभी आया था। आंसू का होता है अश्रु, ऐसे होते हैं अलग अलग, लेकिन अपन को यहाँ पर बतलाना है कि तत्सम आम्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, अन्य लोगों तक पहुँचे। तो अब तद्भव बतलाना है। अब देखिए, तद्भव शब्द की आपको बात बतला दें तो इनमें से जो तद्भव शब्द पूछा गया, कोआ, ये तो तद्भव है भैया। कोआ तो कुत्ता भी तद्भव है, क्योंकि स्वान बोलते हो, कोयल भी तद्भव है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द ही हैं, इसमें तत्सम नहीं है। आगे, का उच्चारण स्थान है। ठीक है, का कंठ, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट आप बोल के भी देखेंगे ना, का, तो सीधे कंठ से आवाज़ निकल रही, जीभ कहीं नहीं टकरा रही है। ठीक है, का सीधे कंठ से, तो का क्या हो जाएगा? कंठ। हमने पूरा बताया भी था, का वर्ग होता है वह पूरा कंठ से ही उच्चारित होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग यदि अपन को सोचना है तो सबसे पहले एक बार तो शब्द का बोलना आना चाहिए और उसका प्रयोग करना आना चाहिए कि हमें शब्द का प्रयोग कैसे और कहाँ पर करते हैं। पहला दिया है आय, अपन क्या कहते हैं भैया? आपकी आय अच्छी है। अब अच्छी जब कह दिया तो पुल्लिंग, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें तो हो नहीं सकता। ठीक है। आँख, तुम्हारी आँखें अच्छी हैं, अच्छी भी स्त्रीलिंग में आ गया। आदत, आपकी आदत अच्छी है, या आपकी आदत अच्छा है तो बोलते नहीं, अच्छी बोलते। हाँ। आलस्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलस्य यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी तो अपन को स्त्रीलिंग दिखाई ही दे रहा है अलग से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसे ही आप क्या वाक्य बना लिया करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, पक्षी उड़ता है। ठीक है, उड़ता है जब, तो भाई ये तो फिर स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, उड़ती होना चाहिए। केकड़ा भागता है। चकोर खाता है, नहीं हुआ। गिलहरी, हाँ, गिलहरी खाती है, ऐसा बना सकते हैं। तो खाती आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा? गिलहरी कैसा है? स्त्रीलिंग। ऐसी कई ट्रिकें हम आपको पढ़ाने के समय बताते हैं। आप तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय क्या है? शब्दों के बाद जुड़ते हैं प्रत्यय, ये तो आपको पता है। तो आपको बता दें, छत्र में ईय प्रत्यय लगने से क्या बनता है? क्षत्रिय शब्द बनता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाएं। प्रत्यय है लखनऊ में, जल्दी से बताइए साहब, क्या है? लखनऊ शब्द में प्रत्यय। तो आपको बता दें कि लखनऊ शब्द में, लख शब्द में नऊ जोड़ने पर क्या बन जाएगा? लखनऊ। इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। और यदि लखनवी हो जाता है यहाँ पर, तो फिर ई प्रत्यय वहाँ पर कर देते। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है?
कनक कनक ते 100 गुनी वाला तो आपने श्लोक सुना ही होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे कनक का अर्थ क्या नहीं है, तो कनक का अर्थ सोना है, धतूरा है, दो तो अपन कनक कनक वाले उससे समझ में आ जाता। अब आपको चुनना है चंद्रमा और नाग केसर। तो आपको बता दें चंद्रमा नहीं है कनक का अर्थ, नाग केसर तो है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। बाकी कनक के अर्थ क्या है, एक सोना है, एक नाग केसर, एक धतूरा है। ये 3 अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? चुनाव में नेता लोग कैसा बहा देते हैं कि नहीं रिश्वत देने में, तो पानी का अर्थ क्या है? तो पानी मतलब व्यर्थ। जैसे पानी लोग व्यर्थ बहाते हैं ना, उसके महत्व को नहीं समझते, ऐसे ही रुपया बहाते हैं वो लोग, तो व्यर्थ हो जाएगा वहां पर। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? ठीक है, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम अलग अलग वीडियो आपको सिलेबस के अनुसार कुछ आ गए हैं, कुछ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो निरंतर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। अब आप भले आए, इसमें भले क्या शब्द है, भले बतलाना है तो आपको बता दें कि भले आए, आए मतलब क्रिया के पहले लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। एक क्रिया की विशेषता बतला रही, कैसे आए, आना क्या है क्रिया, लेकिन कैसे आए, भले आए, भले मतलब अच्छे आए, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये भले। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आयन, ठीक है, एक नारायण शब्द दिया है यहाँ पर, ऋतुयन दिया है, पंडितायन दिया है और धनायन। तो आपको सही उत्तर बतलाना, तो आपको बता दें नारायण। ठीक है, या पहले है, इसी ना का क्या हो जाएगा ना, याद रखिएगा। रामायण भी एक शब्द है जिसमें ना का ड़ा हुआ है, मूल तो रामायण है, मूल क्या है रामायण, लेकिन ना को ड़ा हो गया या पहले आने से, तो ऐसे ही यहाँ पर नारायण, ये क्या है आयन प्रत्यय। नहीं तो आप बोले यहाँ तो ना है और यहाँ ना है, तो कैसे? तो ये व्यंजन संधि के जब आप पढ़ेंगे तो उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखें, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है होगा? वैभव जो है वह क्षणिक होता है, स्थिर नहीं होता। तो कौन सी लोकोक्ति के अनुसार यह कहा गया है? सांच को आँच नहीं, ये नहीं, अधर गगरी छलकत जाए, ये भी नहीं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी नहीं उतना परफेक्ट बैठ रहा। डी देखें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, मतलब 4 दिन की चांदनी होती फिर तो अंधियारी रात आती है। मतलब अपन नहीं कहते भी ये बहुत ज़्यादा वैभव है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, तो यही हो जाएगा डी। आगे 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत कठिन कार्य होना नहीं, असंभव बड़ी शर्त नहीं। हाँ, ये चौथे नंबर पे दिख रहा है, मिलकर काम करने से कार्य, कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, क्या था कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, मिलकर के काम करते हैं तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ये तो सब पे बनना ही चाहिए, यदि आप हिंदी व्याकरण साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि काव्य में 9 रस माने जाते हैं। मेला आंचल कई बार पूछा गया है, किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? तो आपको बता दें फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचल है मेला आंचल। ठीक है, तो रेणु जी का आंचल, फिर मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर दास जी रेणु जी का, याद रखिएगा। ठीक है, या ऐसे लगा सकते हैं याद करने के लिए कि फणीश्वर नाथ जी जब रेत में खेल रहे थे तो उनका आंचल कैसा हो गया? मेला हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक है, कैसे भी याद रखें। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा? जल्दी से बताइए कमेंट में। और पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका पहले के वीडियो देखना। ठीक है, टॉप 50 स्टडी पर पूरे वीडियो लाइन से उपलब्ध हैं, आप पूरा देखें। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का अपन पढ़ लिया। अंग्रेजी शब्द का ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, A, B, C या D। तो आपको बता दें ड्राफ्ट मतलब प्रारूपण। ठीक है, प्रारूपण इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आपको प्रश्न हमें उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। आगे ऐसी वीडियो और मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।